चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम 12th क्लास का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी सोशियोलॉजी की बुक से, और इसमें हमने लास्ट टॉपिक के तहत बुक की मर्यादा के मुताबिक आपको एज स्ट्रक्चर के तहत पिरामिड्स के बारे में अच्छे से पढ़ाया और यह बताया कि भारत में वेरिएशन बहुत है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश डेवलपिंग नेशंस की तरह पिरामिड दर्शाता है जिसमें कि यंगस्टर्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा और एज्ड पॉपुलेशन कम है, दूसरी ओर केरला आपको एक डेवलप्ड नेशन की तरह पिरामिड दिखलाता है जिसमें कि यंग पॉपुलेशन रिड्यूस होती चली जा रही है क्योंकि बर्थ रेट काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल हो रहा है, फर्टिलिटी रेट कंट्रोल हो रहा है, लेकिन वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ी है। बट साइड बाय साइड हम देखें तो उसमें ओल्ड एज पॉपुलेशन का भी इजाफा हो रहा है। तो इस तरह से दो अलग पिरामिड को हमने समझा। हमने ये सवाल रखा था पलक कि हम ये देखेंगे कि भाई क्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में फर्टिलिटी रेट अधिक रहता है। इसके तहत आज हम आगे टॉपिक बढ़ाने वाले हैं। अब हम बुक के कंटेंट से थोड़ा बाहर निकल करके कंटेम्प्रेरी एलिमेंट्स को उसमें इंडक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमारे हर लेक्चर में होता है टिल डेट अपडेट अप्रोच। इसके तहत मैं आपके सामने दो चीज़ें रखूँगा। पहला, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 2015-16 वाला वो आंकड़ा जो यहाँ पर मैं पहले प्रस्तुत करूँगा उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। फिर मैं आपके सामने अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा रिलीज़ हुआ है, यह है 5th सर्वे। जो मैं पहले वाला आंकड़ा आपके सामने रखूँगा वो 4th सर्वे है 2015-16 वाला। ये हर 5-5 बरस पर कंडक्ट करने का काम हुआ। अब तक टोटल 5 राउंड हो चुके हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के। उसके 5वें राउंड का आंकड़ा अब रिलीज़ हुआ है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। वहाँ तक हम पहुँचें उसके पहले, यानी कि वो जो फिगर्स हम उनको समझें उसके पहले हमें पीछे की कंसेप्ट को समझना होगा, इसलिए मैंने 4th को भी यूटिलाइज़ किया है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 का फेज़ 1 का आंकड़ा, फेज़ 1 के तहत 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को इंडक्ट किया गया था। उसका आंकड़ा दिसंबर 2020 में आ चुका था। उसके आंकड़े पर भी आज हम बात करेंगे। तो ये दो आंकड़े आपके पास प्रस्तुत हैं। ओके, हम वहाँ तक आएंगे। मैं आपके सामने लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे प्रेजेंट भी करूँगा। आपको बताऊंगा कि अलग अलग राज्य कहाँ खड़े हैं, मुख्य राज्य जिनकी चर्चा करनी जरूरी। फर्टिलिटी रेट भारत का कहाँ खड़ा है, राज्यों का कहाँ खड़ा है। हम बात करेंगे कि 2050 तक भारत कहाँ चला जाएगा और जैसे अनुमान है वहाँ तक पहुँचेगा भी कि नहीं। हर तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसमें हम इंडक्ट करेंगे और सोशल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के नज़रिए से करेंगे। उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, इसको समझिए। सबसे पहले मैंने आपके सामने ये जो आंकड़े रखे हैं इनको देखिए। हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात करने जा रहे हैं। मेरा टॉपिक पे यही है कि भाई उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश हैव हाई फर्टिलिटी रेट। हम जिन्हें बीमारू राज्यों के रूप में भी कह देते हैं, जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों की हम बात करते हैं ना। पहले बिहार में झारखंड भी हुआ करता था, तो ये सारे इसका हिस्सा होते थे। यही वो क्षेत्र हैं जिनमें आज भी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। इनको हम अलग अलग ग्राउंड्स के साथ जोड़ेंगे। उसकी शुरुआत यहाँ से करते हैं। क्या लिखा है देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके लिए रख रहे हैं 2018 के तहत आई यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में कहती है कि द वेरिड फर्टिलिटी रेट्स डू नॉट clearly correlate with income levels and are likely influenced by multitude of factors। देखिए, अमूमन विश्व स्तर पर हम ये बात करते हैं कि जो फर्टिलिटी रेट होते हैं ये इनकम लेवल से रिलेट करते हैं। यानी कि आपका इनकम लेवल बढ़ेगा अमराज तो क्या होगा, फर्टिलिटी रेट डाउन आएगा। इनकम लेवल का बढ़ना, फर्टिलिटी रेट डाउन आना। थोड़ा समझ सकता हूँ कि ऐसा क्यों होता होगा। इनकम लेवल बढ़ने से फर्टिलिटी रेट डाउन कैसे आ जाता है, थोड़े से रीज़न सुमेधा हमने किया है डिस्कस सारा डिटेल में। बताएं, 1-2 पॉइंट ही बता दें। सर, इनकम एक तो लिटरेसी रेट, एक एजुकेशन का पॉइंट जितना लिटरेसी में कवर होता है, मोर ओवर हेल्थ। ठीक है, जो इनकम से हेल्थ सिक्योर होगी वो नहीं हो पाएगी। जो इनकम से हेल्थ सिक्योर होगी वो फिर सिक्योर उतना इनकम नहीं होगा तो हम हेल्थ पे भी उतना नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और कुछ? ठीक है, जब हमारी इनकम लेवल बढ़ती हैं, ओवरऑल इसे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी जोड़ लीजिए आप, तो हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में? हम एजुकेशन अवेल कर सकते हैं, पहली बात। और एजुकेशन अवेल करने के फिर मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। पहला, आप खुद को लेकर के ही अवेयर होते हैं। अवेयरनेस क्या अंतर पैदा करती है? अवेयरनेस अंतर पैदा करती है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के अवेयर होते हैं और उसमें न्यूट्रिशन का एलिमेंट, तो आप न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ते हैं। ये पहली चीज़। दूसरा, आप खुद से जुड़ी डिजीज़ेस को लेकर के अवेयर और बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं।
ये दूसरी चीज़। तो डिजीज़ कंट्रोल हो जाती है जब आपके इनकम लेवल बढ़ते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होने लग जाती हैं और बच्चों का पोषण का स्तर भी बढ़ जाता है माता की केयर के साथ साथ। तो प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर इम्प्रूव होती है और बच्चों का पोषण बढ़ता है और संस्थागत रूप में डिलीवरीज होती हैं तो बच्चे की मृत्यु दर कम, बच्चे के मरने के चांसेस कम हो जाते हैं, बच्चे का वैसे सर्वाइवल ज़्यादा हो जाता है, ड्यूरिंग बर्थ भी उसके डेथ रेट रिड्यूस हो जाता है और वैसे भी सर्वाइवल उसका बढ़ जाता है। वैक्सीनेशन प्रॉपर लेने लग जाते हैं आप। इन सारी चीज़ों में अंतर आने से आपका भय खत्म हो जाता है कि संतान कहीं आगे जा कर के मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए, तो आप ज़्यादा संतानें पैदा नहीं करते हैं। आपका भय खत्म हो जाता है कि संतान को जन्म देते हुए आप ही ना कभी खत्म हो जाएं, इस वजह से भी आप सिक्योर हैं तो आप कम संतानों को जन्म देते हैं, सुरक्षित रहते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं कि कोई बात नहीं, ज़्यादा संतानें पैदा करने की ज़रूरत नहीं, वो भी बचेंगे और हम भी बचे रहेंगे। तो इनसिक्योरिटी से बाहर आना है तो एक सेफ्टी मैकेनिज्म इंक्रीज़ होता है। एजुकेशन का लेवल बढ़ता है, इसकी वजह से आपका ज़्यादा लाइफ स्पैन एजुकेशन में चला जाता है, इससे आपकी मैरिज एज डिले होने लग जाती है, इससे आपका फर्टाइल पीरियड रिड्यूस हो जाता है, इसकी वजह से भी फर्टिलिटी रेट फॉल करने लग जाते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके साथ फिर और बहुत सारे ज़रूरी कारण हैं कि आप जब बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ ले ही पा रहे हैं, बेटर एजुकेशन ले ही पा रहे हैं, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड भी आएगा। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड आएगा तो उसके ही एक्सपेंडिचर्स भी आएंगे और जब उससे जुड़े एक्सपेंडिचर्स आएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कितने माउथ हैं खाने पीने वाले जिन पर खर्चा करना है। नेचुरली महंगाई भी आएगी क्योंकि बेटर इनकम लेवल, बेटर डिमांड तो हाई इन्फ्लेशन, और हाई इन्फ्लेशन की परिस्थिति में जैसा कि शहरों में ये फैक्टर रोल प्ले करता है तो फिर आप कम से कम मेंबर रखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह के कारण हो जाते हैं। हम अमूमन जोड़ के देखते हैं कि हाई इनकम लेवल होगा तो कम हो जाएगा फर्टिलिटी रेट, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में वो बता रहे हैं ये चीज़ वेरिएबल है काफ़ी, इसको समझना है। सो द वेरिड फर्टिलिटी रेट्स डू नॉट क्लियरली कोरिलेट with income levels in India and are likely influenced by multitude of factors. जैसे the states of Kerala and Tamil Nadu experienced major fertility declines despite limited economic growth. तो इन राज्यों की इकोनॉमिक ग्रोथ लिमिटेड है लेकिन फिर भी आपको मेजर फर्टिलिटी डिक्लाइन इन राज्यों में मिलता है जैसे कि केरल और तमिलनाडु। इस तरह के क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के फेवरेट रहते हैं क्योंकि इसे आप रीजन दर्शन में भी डाल सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में भी डाल सकते हैं। डेमोग्राफी के क्वेश्चन प्लीज़ ऐसा मत इमेजिन करिएगा कि आंकड़ों के आधार पर आएंगे। डेमोग्राफी के क्वेश्चन में आपसे जड़ें पूछी जाएंगी, कंसेप्ट पूछे जाएंगे और वहाँ पर फंसना नहीं है। वहाँ पर एक ही स्टेटमेंट बदल जाएगी कि इनके डिक्लाइन का कारण इनकी बहुत ही हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, और आपने अगर उसे करेक्ट, और वहाँ पर इन्हीं में हम कंफ्यूज होते हैं कि सर बस कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं आया कुछ, क्योंकि आपने पढ़ाया था इनकम अच्छी हो तो फर्टिलिटी रेट डाउन आता है और इन राज्यों का कम है, हमें पता है तो आगे था भी अच्छी इनकम। यही पैराडॉक्स है, इसलिए मैंने लिखा भी यही। सो द स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु एक्सपीरियंस्ड मेजर फर्टिलिटी डिक्लाइंस डिस्पाइट लिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो फिर क्या समझ में आया? दीज स्टेट्स हैव कंपैरेटिवली लेस जेंडर एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो इन स्टेट्स में जेंडर इनइक्वालिटीज़ कम हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ कम हैं। सीधी सी कहानी, वुमेन की परिस्थिति बेहतर है। कैसे हुई? यानी कि इनकम ग्रोथ तो उस लेवल पर नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ उस लेवल पर नहीं, जीडीपी ग्रोथ उतनी नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस लेवल पर नहीं। शायद किसी ने सीधे सीधे इंटरवीन किया है इन क्षेत्रों में तो कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके बेनिफिट्स परकोलेट करना, उससे बेहतर दूसरा तरीका अपनाया गया है कि आपने बेटर कैपिटल फॉर्मेशन किया है। कैपिटल फॉर्मेशन का जिक्र अब यहाँ पर कहा गया है। तो ये देखिए यहाँ पर नोटिस करिए क्या कहा गया है। यहाँ पर जो मैंने आंकड़ा यूज़ किया है ना, ये 2, ये यूनाइटेड नेशन वाला आंकड़ा नहीं, यूनाइटेड नेशन वाला आंकड़ा होता तो ये 2.3 होता। ये मैंने रीसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा यूज़ कर लिया ताकि आप कंसेप्ट को बेटर रिलेट कर लो। आज इस समय भारत का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से भी 1 पॉइंट नीचे, 0.1 नीचे चला गया है, 2 हो गया है। रिप्लेसमेंट लेवल मैंने 2.1। अच्छा समझाओ जरा मुझे 2.1 का मतलब कि अपनी फर्टाइल एज में एक महिला 2.1 बच्चों को जन्म देती हैं। अब आप कहेंगे वो 2 तक तो ठीक है, वो 0.1 बच्चा कैसा होता है? मैं अभी समझा देता हूँ आपको। रुचिका सरल भाषा में है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सिंपल सी बातें देखो, 2.1 बच्चों को जन्म देने वाली वुमेन मतलब 10 औरतें 21 बच्चों को जन्मेंगी। सिंपल, 10 औरतें कितने बच्चों को जन्मेंगी? 21। तो ये होता है रिप्लेसमेंट लेवल। ओके, यानी कि 10 औरतें माने उनके 10 पति भी, टोटल 20, और अब बच्चे कितने जोड़े? 21। ओके, 20 से 20 सेट
एक का नया निर्माण, रिप्लेसमेंट। ओके, 2.1 किसको कहा गया है? रिप्लेसमेंट लेवल। भारत में ही नहीं विश्व भर में आंकड़ा पहुंच गया है 2 पे। तो ऐसा कौन सा जादू हो गया, भारत इतना डेवलप्ड हो गया, इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई? इसको जरा दूसरे एंगल से जोड़ करके देखें। कमल समझो बेटा। सो द स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु experienced major fertility decline despite limited economic growth. These states have comparatively less gender and economic inequality and have also experienced rapid social development. The beautiful element. It is due to the rapid social development. So low fertility is achieved only at a higher levels of income. And India achieving the overall fertility rate of 2.0 is unusual. Reasons. आपके लेवल ऑफ इनकम तो उतने हुए नहीं भाई, जीडीपी ग्रोथ रेट तो दिख ही रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिख ही रहा है, तो फिर भी ये कैसे हुआ? तो रीजंस, गेन्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिफ्लेक्टेड इन इंप्रूव्ड हेल्थ, हायर अटेनमेंट ऑफ एजुकेशन एंड डिक्रीज इन चाइल्ड मॉर्टेलिटी। इन क्षेत्रों में काम करने से नतीजे मिलते हैं। इसलिए यह तर्क संभव है कि आप सरकारों से निवेदन करें कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, गुड, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एडेड बेनिफिट मिलना है, काम करिए, काम करिए। परकोलेशन थ्योरी काम करेगी, गुड, लेकिन इनइक्वालिटी को यकीनन ही वो दूर करे, जरूरी नहीं। और केरल तमिलनाडु का केस बताता है कि वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहे कम है बट जेंडर और इकोनॉमिक इनइक्वालिटियाँ कम है। इसका मतलब जितनी की इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि जितनी की जीडीपी है, उससे एक इक्वलिटी प्रमोट हो, इसके लिए उन्होंने डिफरेंट मैनर में इंटरवीन भी किया हुआ है। यानी कि अगर केरला, मैं उदाहरण देने जा रहा हूं भाई, अगर केरला की जीडीपी 1 लाख है और यूपी की जीडीपी 1 लाख है, और हम सिर्फ और सिर्फ जीडीपी मॉडल के साथ चलें कि भाई नेशनल इनकम बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ, सब तक फायदा पहुंच जाएगा, अगर इस मेथड से चलें, तो केरला में इनइक्वालिटी नहीं है, यूपी में है सपोज, फिर दोनों की जीडीपी फिगर तो सेम थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? ये 1 लाख केरला ने और ये 1 लाख यूपी ने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है लोगों में, ये बड़ी चीज़ है। तो केरला की जीडीपी जो 1 लाख की है, उसमें से 30,000 रुपया वहाँ की सरकार ने डेडिकेटेड मैनर में उस जीडीपी का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसके वजह वो एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को स्किल्ड बना रहे हैं, लोगों को बेटर हेल्थ दे रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? जब लोगों को लिटरेट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो जो बाकी का बचा 70,000 है, ज़्यादा लोग आकर के अपनी स्टेक होल्डरशिप का दावा रखेंगे उसमें, क्योंकि ज़्यादा लोग एजुकेट और ज़्यादा लोग स्किल्ड होंगे तो ज़्यादा लोग रिसोर्सेज से अपने लिए बेनिफिट डिराइव करेंगे, ज़्यादा लोग ऑक्यूपेशन करेंगे तो ज़्यादा लोगों को वो 70,000 बांटना पड़ेगा। लेकिन 10 लोग थे, 10 में से सिर्फ 1 ही स्किल्ड था या 2 स्किल्ड थे, 70,000 पे दावा उन्होंने ठोका, बाकी 8 के 8 उनके पास मजदूर बन के रह गए। हाई लेवल इनकम इनइक्वालिटी। Okay, when you're having more education, when you're having more skills, when you're having more literacy level, ultimately more and more people are getting occupation. Okay, then ultimately they are having more share, large number of people having share in the GDP. It is the equality in the income side. Another aspect, गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, पॉजिटिव इंटरवेंशन की जा रही, तो क्या होगा? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे। जैसे ही आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे, इससे भी इनकम इक्वालिटी बढ़ती है, तो इससे भी इनकम इनइक्वालिटीज़ खत्म होंगी। और सबसे बड़ी चीज़, आप जब इस तरह के इंटरवेंशंस करते हैं तो वो सेक्शन जो अब तक डाउन ट्रोडन था, जो अपने कैपेबिलिटी के दम पर एजुकेशन नहीं ले सकता था, जब वो भी एजुकेशन लेता है, फिर वो भी स्किल्ड होता है, फिर वो भी जीडीपी में अपना शेयर का दावा रखने लग जाता है, तो इससे जेंडर इक्वलिटी भी आती है। तो इस तरह के सोशल डेवलपमेंट में अंतर, देखो दोनों राज्य सेम फिगर, सपोज सेम पॉपुलेशन, पर एक राज्य में इनकम और जेंडर इक्वलिटी है और एक राज्य में इनकम और जेंडर की हाई इनइक्वलिटी है, क्योंकि एक राज्य ने सिंपल जीडीपी इकोनॉमिक मेथड फॉलो किया, एक ने जीडीपी बढ़ा करके उसका बढ़ा हुआ लाभ सब में ज़्यादा वितरित करने का प्रयास किया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक ने बफे सिस्टम लगाया, खाना बना करके, यूपी ने खाना बना लिया, बफे लगा दिया, ताकतवर आए, थाली पकड़ी, डाला और खा गए, पीछे वाले ऐसे ही खड़े रह गए, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर खड़े रह गए कि पहले वो लोग खा ले फिर हम खाएंगे, देखा खत्म, भूखे ही आए भूखे ही निकल गए।
लेकिन दूसरी तरफ केरल ने खाना बनाया, पूरा टेबल पर सजाया और सबको लाइन से टेबलों पे बैठाया, कुर्सियों पे, बोला बैठो बैठो सारे, और बैठो, और फिर लोगों की ड्यूटी लगाई, कहते इनको डालो थालियों में, इनको परोसो। तो शुरू से एंड तक सबने देखा कि हाँ सबको मिला, सबका पेट भरा, सबने तसल्ली की। इस तरह से जीडीपी बनाना एक बात, उसका लाभ लोगों तक पहुंचाना यह दूसरा बात। बफे सिस्टम वालों की अप्रोच अब तक ये चलती थी कि परकोलेशन मैकेनिज्म वर्क करेगा, खाना जब बना दिया सब आके खा जाएंगे, लूट पाट भी तो मच सकती है, मची, एक ही सेगमेंट के पास पैसा आया, बाकी सारे गरीब। लेकिन तरीके से लॉ एंड ऑर्डर वाइज वितरण करेंगे तो सबको मिलेगा। और वो क्या है, टेबलों पे बैठा के सबको देना क्या है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आगे फिर सोशल डेवलपमेंट, और वो क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन, और वो क्या है, इस तरह की इंटरवेंशन। वो किस तरह की इंटरवेंशन, ये ह्यूमन डेवलपमेंट करो, कैसे, इम्प्रूव करो हेल्थ, इम्प्रूव करो एजुकेशन और डिक्रीज करो मोर्टेलिटीज़ को, बस सब सेट है। फिर मोर्टेलिटी डिक्रीज करने से एक घर को कैसे फायदा होगा करणवीर, गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करके मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज कर दिया, फैमिली इनसिक्योरिटी से बाहर आ गई, फैमिली बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं कर रही, फैमिली फ्री है टू वर्क, फैमिली जो अर्न कर रही है ज़्यादा सेव कर रही है, और फैमिली में अब महिलाएं भी सिर्फ बच्चों की ही जन्म देने और पालन पोषण में लगी कामकाज में हिस्सेदारी बना रही हैं। दैट इज ऑल। इस तरह से भी फैमिलीज लाभान्वित होती हैं। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में आप ये तर्क ना दीजिए कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के दम पर ही हम बेहतर फर्टिलिटी रेट अचीव करेंगे। आप ये तर्क दीजिए कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा चल रहा है, इसी इकोनॉमिक ग्रोथ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट को डेवलप करना है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना है। जिन राज्यों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे वर्क किया, उन्होंने नतीजे दिखाए कि फर्टिलिटी रेट्स कंट्रोल होते हैं। भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्यादा प्रभावी, क्योंकि जो देश में 135 करोड़ जनसंख्या हो और वो जनसंख्या में एक लार्जर सेगमेंट जो है वो पिछड़ा हुआ हो, डाउन ट्रोडन हो, उसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक कब पहुंचेंगे संसाधन, आपको ले जाने पड़ेंगे और उसके प्रयास करने पड़ेंगे। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अब हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। ये जुलाई 2021 के समय की बातें हैं, ये तब की खबर मैं अब आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉपुलेशन पॉलिसी अपनी लॉन्च की 2021 से 2030 के बीच में, जिसके तहत उन्होंने कुछ संकल्प लिए, उसको समझिए, आपको माइंडसेट समझ आएगा यूपी बिहार का। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिलीज्ड न्यू पॉलिसी, जिसमें उन्होंने कहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट को हम 2026 तक 2.1 पे लेकर के आएंगे, जो कि तब तक 2.7 चल रहा था। यानी कि यूपी का टोटल फर्टिलिटी रेट तब 2.7 चल रहा था, कब कहाँ पे लेके आना है, 2.1 पे। ओके, यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल पे। और 2030 तक कहाँ पर लेकर के आएंगे, 1.9 तक, रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे, ये उनका संकल्प था। यूपी हैज़ बीन, दिस इज अ पॉजिटिव ट्रेंड, यूपी हैज़ बीन विटनेसिंग अ डिक्लाइन इन द रेट फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स। ये कारण मजबूर करता है सरकारों को कि वो दोबारा विचार करें कि अलग अलग गलियारों से जो आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ लाना चाहिए या पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लाने चाहिए, क्या उनकी यकीनन आवश्यकता बनती भी है? क्योंकि जहाँ तेज़ी से आज माइग्रेशन शहरों की ओर बढ़ रहा है, पहली बात, फिर अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, दूसरी बात, तीसरी बात महंगाई बढ़ती जा रही है, चौथा इकोनॉमिक क्राइसिस डीप हो रहे हैं। ध्यान से समझो, माइग्रेशन लेवल शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, अर्बन एरियाज बढ़ रहे हैं, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन राइज हो रही है और इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है। ऐसे में तो लोग खुद ही डिमोरलाइज हो रहे हैं कि वो फर्टिलिटी रेट को ना बढ़ाएं, रिड्यूस करें। तो फिर क्या ऐसे में ये परिस्थिति बनती है कि हमें जबरन कोई लॉ ला करके ये करना चाहिए, हमें कोई कोएर्सिव मेजर्स अपनाने चाहिए? अमूमन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, या जैसे पहले हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहते थे, ये कोएर्सिव मैनर में नहीं करने चाहिए। उदाहरण स्वरूप, चाइना ने जब इसे कोएर्सिव मैनर में किया था, उसका नतीजा होता है डिस्टॉर्टेड डेमोग्राफी। डिस्टॉर्टेड डेमोग्राफी का कंसेप्ट फिर ये हो जाता है कि एक समय के बाद आपके पास अपनी हाई लेवल पर डेवलप होती डिपेंडेंट पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए वर्किंग एज पॉपुलेशन नहीं होती, और फिर से आप एक डॉन्टिंग पॉलिसी लेकर के आते हैं कि अब लोग 2 संतानें पैदा करें। ऐसे में निरंतरता बनी रहती है तानाशाही की, यानी कि ऐसी इकोनॉमी और ऐसी डेमोग्राफी को सस्टेन करने का फिर प्री कंडीशन हो जाती है कि एक नॉन डेमोक्रेटिक अपरेटस ऑफ पॉलिटिक्स भी फिर मेंटेन रहे, क्योंकि उसी के वाया आप समय समय पर ऐसे तानाशाही फरमान ला करके लोगों के सोशल कल्चरल स्फेयर्स में एंट्री करते हैं और उनको मैनिपुलेट करते हैं। आई बात समझ में? लेकिन अगर विश्व भर में देखें तो सकारात्मक नीति यही रहती है कि अगर आपको फैमिली प्लानिंग करनी है तो कोएर्जन की बजाय आपको पहला तो परसुएजन का मेथड फॉलो करें, और दूसरा आप सकारात्मक विकास करें उन लोगों का, ताकि जिन हैंडीकैप्स, जिन
इनसिक्योरिटीज़, जिन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जनसंख्या बढ़ी है, आप उनको टैप कर दें, उनको सर्व कर दें, तो जनसंख्या स्वतः ही घट भी जाती है, क्योंकि फैक्टर्स प्रमाणित करते हैं कि जनसंख्या घट रही है। मैं आंकड़े के तहत बताऊंगा अभी आपको। तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 पे लाना है 2026 तक, जो अभी 2.7 पे चल रहा है, और यूपी बताता है कि लगातार पिछले कई सालों से उसके यहाँ पर फर्टिलिटी रेट फॉल कर रहा है। आंकड़ा देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट हैड ड्रॉप्ड फ्रॉम 4.06 इन 1999 टू 2.7 इन 2016। आप देख लीजिए, आपके सामने है, बिना किसी पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ के आपके सामने टोटल फर्टिलिटी रेट डबल से घटा है, दुगने से घटा है। कितना था? 4.06, कितना हो गया? 2.7। तो आंकड़ा तो आपके सन्मुख खड़ा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। हाँ चल ध्यान से बेटा, ओके। So TFR had dropped from 4.06 1999 to 2.7 2016 in 17 years in UP, while that of India dropped by just 0.7 during the same period। जहां इंडिया का 0.7 से गिरा है, वहां पर आप अंदाजा लगा लीजिए कि यूपी का कितना गिरा है। कारण, इस आंकड़े का कारण भी है, यूपी की बेस फिगर भी तो बहुत बड़ी थी ना, बेस फिगर बहुत बड़ी थी ना, इसलिए फिर ये फिगर आई है। भारत की बेस फिगर यूपी की बेस फिगर से बहुत छोटी थी, इसलिए उसका 0.7 से गिरना भी अच्छा है। लेकिन इस हिसाब से भी अगर देखें तो यूपी अपनी बेस फिगर के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर तो रहा है। फिर 4.0 से 2.7 पे आ तो गया है। फिर कारण पता लगा के उन पे काम करो, है कि नहीं। अनर्गल चीज़ों में जाने के बजाय तकनीकी रूप से काम करें, अपने आप समस्या का हल हो जाएगा। सो द टोटल फर्टिलिटी रेट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 दैट इज 2015-16 वाज 2.1 फॉर अर्बन एरियाज। देखिए अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट देखिए, ऑटोमेटिकली ही अर्बन एरिया में वो 2.1 है इन उत्तर प्रदेश, वाइल फॉर द रूरल एरिया इट वाज 3.1। तो फिर क्लियर है, ज़्यादा इंटरवेंशन कहाँ करिए? रूरल एरियाज़ में। और क्लियर ही हो रहा है सारा कारण अर्बन और रूरल के हिसाब से कि भाई रूरल में ज़्यादा क्यों है और अर्बन में क्यों है। हमने अब तक सारे फैक्टर किए हैं, तो मतलब हमें इम्यूनाइजेशन के जो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम है वो रूरल में ज़्यादा चलाने हैं। पहला, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अच्छे खासे इक्विपमेंट बैग्ड, रिसोर्स बैग्ड स्टाफ पहुंचाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ वहां पर पहुंचाएं और स्टाफ के पास रिसोर्सेज हों, ताकि वो घर जा करके लोगों को फैमिली वेयर प्रोग्राम के बारे में बताएं और परिवार नियोजन सही में हो। स्टाफ ही नहीं है मात्रा में, स्टाफ के पास इक्विपमेंट ही नहीं है, स्टाफ के पास प्रमोशन करने के, नीतियों को बढ़ाने के कोई सही संसाधन ही नहीं है, तो स्टाफ काम नहीं कर सकता, संस्थाएं काम नहीं कर सकती। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सटेंड करना, लिटरेसी लेवल को रूरल एरिया में और एक्सटेंड करना, स्कूल्स ज़्यादा ओपन करना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट की ओर लेकर के आना, वुमेन को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, और ख़ास तौर पर न्यूट्रिशन के क्षेत्र में एडोलेसेंट की उम्र में काम करना। तो यूपी की नई पॉलिसी में दो अहम बिंदु नजर आए। पहला, इस बार की पॉलिसी में एल्डर एज पॉपुलेशन की केयर के लिए प्रोविज़न रखा गया, और दूसरा ये कहा गया कि एडोलेसेंट एज में वुमेन के केस में न्यूट्रिशन, एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीज़ों पर काम किया जाएगा। सो द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन फॉर द एडोलेसेंट एज वुमेन, कहीं 11 से 18 मेंशन होता है, कहीं 11 से 19 मेंशन होता है, ये काम किए जाएंगे। तो ग्रामीण स्तर पर आप ये करिए, ये आंकड़ा 3 से नीचे अपने आप आएगा, और शहरों और ग्रामीण का ये अंतर नज़र आ ही रहा है आपके सामने। फिर वैसे ही शहरों में महंगाई होती है, वैसे ही शहरों में अच्छी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप बचा लेते हैं बच्चे, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ज़्यादा होती हैं, सारे आंकड़े आपको रिफ्लेक्ट होते देखेंगे अर्बन और रूरल बायस्ड कैरेक्टर में। और भारत ग्रामीण है, आज भी भारत में लगभग 68.8% के अराउंड जनसंख्या ग्रामीण है, तो हमें फिर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना है, दैट इज़ ऑल। सो बिटवीन 2006 एंड 2016, 10 साल का आंकड़ा देखिए, द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ द स्टेट हैड डिक्लाइंड बाय 1.1 चिल्ड्रन पर वुमेन। 1.1 चिल्ड्रन पर वुमेन से गिरा है आंकड़ा, तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। फिर वुमेन विद नो स्कूलिंग, अब आते हैं कुछ कंसेप्ट। वुमेन विद नो स्कूलिंग हैव हायर फर्टिलिटी रेट इन उत्तर प्रदेश। ऑब्वियस सी बात है, जो स्कूलिंग नहीं है उसका फर्टिलिटी रेट ज़्यादा बताया गया एज़ कम्पेयर टू जिसने कम से कम 12 साल या उससे ज़्यादा की स्कूलिंग ली है। तो फिर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर से बेहतर है वुमेन को स्कूलिंग में लेके आओ, कहानी ख़त्म। स्कूलिंग में लाने के तरीके, पहला, नंबर ऑफ स्कूल्स, विलेज तक पहुँचाओ, पहला। दूसरा, समाज को लगातार सेंसिटाइज करो, परिवर्तन लाओ कि बच्चियों को स्कूल भेजे, ये दूसरा परिवर्तन, ये सामाजिक स्तर पर लाने की ज़रूरत है। तीसरा, परिवारों के लिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ लेकर के आओ ताकि वो अपने बच्चों को लेबर के रूप में ना यूज़ करें और बच्चे को स्कूल भेजें, ये तीसरा कारण। इसके लिए परिवारों से जुड़ी सेहत,
तो उनके लिए आप योजनाएं लेके आए, जैसे प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, ऐसी चीज़। परिवारों को लगातार रोजगार तो मनरेगा के तहत भी दीजिए, और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है या वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है या कोई भी और प्रोग्राम चल रहे हैं उसके तहत दिलवाइए लोगों को काम। ये दूसरा। तीसरा, अटल पेंशन योजना और जितनी भी पेंशन योजनाएं आपने चलाई हैं उसके तहत उनकी फ्यूचर सिक्योरिटी दे दीजिए उनको, तो पेंशन और बाकी लाइफ सिक्योरिटी, ये तीसरा। चौथा, उनके घर में जो बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति, जैसे कि उज्ज्वला योजना के तहत आप सिलेंडर अगर सही में दे रहे हैं तो वो दीजिए, और इन योजनाओं को पूरा। तो कहने का मतलब, अगर फैमिली के इकोनॉमिक बर्डन को, फैमिली के फ्यूचर इनसिक्योरिटीज़ को और फैमिली की बेसिक असेंशियल रिक्वायरमेंट्स को अगर आप टैप कर लें, सर्व कर रहे हैं, बच्ची स्कूल जाएगी, फिर क्यों नहीं जाएगी? इन चीज़ों में काम करिए, बच्ची अपने आप स्कूल चली जाएगी। स्कूल खोलिए, स्कूल के माहौल को बेहतर बनाइए, शौचालय लेकर के आइए, उन्हें डिग्निटी प्रोवाइड करिए, अपने आप पहुंच जाएंगी। तो बस वही चीज़ है। और फिर फर्टिलिटी रेट अपने आप गिर जाएगा, बच्ची पढ़ी लिखेगी, शादी डिले होगी। शादी डिले होना ही एक बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को हमने जानवर की तरह ही ट्रीट करना है कि शादी नहीं। शादी डिले होने का मतलब समाज में एक एटमॉस्फेयर बनेगा कि ये भी कुछ कर सकती। आप उन्हें बस एक स्कूलिंग दीजिए, हायर एजुकेशन की इच्छा और ललक अपने आप जाग जाती है। दूसरी बात, हायर एजुकेशन में एंटर कराइए, फिर इतना सारा सिस्टम है जॉब का, कहीं ना कहीं सेटल होने की इच्छा अपने आप जाग जाती है। और फिर जब ये हो जाता है, माहौल बनने लग जाता है समाज में, शादी विवाह में ये शर्तें होने लग जाती हैं कि भाई आजकल तो माहौल है लड़की पढ़ी लिखी कामकाजी हो तो बहुत अच्छा हो। जब ऐसा होने लगा तो फिर लड़कियां पढ़ाई भी जाएंगी, कामकाज में लगाई भी जाएंगी, और अल्टीमेटली फिर धीरे 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 जब वो एंगेज हो जाएंगी अपनी ऑक्यूपेशन में, तो अपने आप रियलाइजेशन हो जाएगी कि कितनी संतान की आवश्यकता है। That's it. ये करना चाहिए हमें। ओके, तो इस तरह। अदरवाइज अगर हम बांधने पे आ जाएंगे ना, ऐसे नियम बांधे नहीं जाते। मैं बार बार समझा रहा हूं कि जब आप बांधेंगे, जैसे आपने मैरिज की एज को बढ़ाने का कैबिनेट में प्रस्ताव लाया है, समाज को, जैसे देखिए सती एबोल्यूशन जब आया था तब सफल नहीं हुआ। विडो रीमैरिज का एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब लाए तो तब सफल नहीं हुआ। पहले माहौल बनाओ, समाज को एक्सेप्टेबल हो वो चीज़ें, इसके लिए सोशल मैकेनिज्म में सोशल इंटरवेंशंस करनी पड़ती हैं, फिर उसे एक लीगल बैकिंग दो। लेकिन लीगल बैकिंग के दम पर आप समाज से नियम मनवाएं, यह कठिन हो जाता है, फिर बवाल होते हैं। और ऊपर से देश में पॉपुलर गवर्नमेंटें बनती हैं। जैसे ही देखा ऑपोजिशन ने समाज आपके विरुद्ध खड़ा हो रहा है, एकदम से जाके समाज के साथ जुड़ जाएंगे, क्यों नाराज़ हो, ये देखो पॉपुलेशन कंट्रोल में लॉ लेके आए, हम इनके खिलाफ हैं, हमारा साथ दो, इनकी सरकार गिराओ, हम जैसे ही सत्ता में आएंगे पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ एंड कर देंगे। जैसे ही रूलिंग पार्टी को ये दिखने लग जाए, फिर ये भी पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ को अबेंडन कर देंगे और फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, बट ठीक है। और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटेलेक्चुअल सर्किट और थिंक टैंक को कह देंगे भाई देखो हम तो करना चाहते थे, ये ऑपोजिशन वाले नहीं करने दे रहे और जनता नहीं चाह रही, तो हम क्या करें। जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, ऐसे देश नहीं चलता। आप सकारात्मक रास्ता पकड़ो, आप माहौल ही ऐसा बना दो कि लोग खुद ही कहेंगे भाई फर्टिलिटी रेट की जरूरत ही नहीं। दैट इज ऑल। ये है असल तरीका काम करने का। व्हेन यू आर गवर्नमेंट, यू हैव ऑल द पावर, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। बहाने क्यों, बहाने क्यों, नाटक क्यों, कोई स्कोप नहीं आपके पास बहानों का। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हम इन कारणों से ये कर नहीं पा रहे। गवर्नमेंट को ही वे आउट निकालना है कि कैसे भी जैसे भी करो। अब यही गवर्नमेंट है जो यूपीएससी पेपर ऑर्गेनाइज करती, गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी बच्चे के एंड पे तर्क भी इन कारणों से मैं नहीं कर पाया, फिर भी मुझे आईएएस बना दो। गवर्नमेंट ये कैसे तर्क दे सकती कि हम इन कारणों से नहीं कर पाए फिर भी हमें री इलेक्ट करो। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब गवर्नमेंट अपने कमीशन यूपीएससी के वाया कैंडिडेट को यह कहती है यार बाय एट एनी कॉस्ट, जहां चाह वहां रहा, तुमको बनना होता तो तुम करते, कैसे भी करके यहाँ पहुंचो, तो बेटा तुमको भी फिर करना है, करके पहुंचो। बिना किए कैसे कह सकते हो कि फलाना डमकाना कारण से मैं नहीं कर पाया, मुझे फिर भी चुन लो। ये तो लोगों की अज्ञानता ही होगी अगर लोग चुनेंगे तो गवर्नमेंट के पास मैनी वेज आर देयर। करने की नीयत है तो करिए, लेकिन जब पैसा कॉन्ट्रैक्टरों के वाया बट जाना है, जब ट्रेजरी में सेंध लगा करके माल खा जाना है, तो फिर सही मायने में आपके सामने है इन कामों में लगता है पैसा, इनमें लगता है खर्चा। फिर ये कौन करे, पैसा नहीं होता है, खजाने खाली होते हैं और फिर हम क्या होते हैं, बैंकरप्ट। फिर राज्य बैंकरप्ट होता है, तो जब भी ऐसे कार्य की बात होगी फिर क्या कहेंगे, 2 लाख करोड़ का कर्जा। दैट इज ऑल। ये कर्जे की चर्चा हमेशा तब आएगी जब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात आएगी, अदरवाइज ऐसी चर्चाएं आप कभी नहीं सुनेंगे। फिर आज तो नए नए मैकेनिज्म आ चुके हैं, उनके माध्यम से ये संस्थाएं खुलवा सकते हैं। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो बिटवीन 2006 and 16 द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ द स्टेट had declined by 1.1 children for women. Women with no schooling have higher fertility rate in Uttar Pradesh. Total fertility rate for women without any schooling stood at 3.5, while for women with 12 or more years of schooling it was 1.9. Look at the difference. आधा आधा
आधा आधा फ़र्क होता है स्कूलिंग से। तो अब आपके सामने जब MCQ आएगा, मैंने आंकड़े से बताया है, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी कि अगर आपसे कहा जाए, हेडिंग में डाल दिया कि फर्टिलिटी रेट कंट्रोल करना है इंडिया का, व्हाट आर द